मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल यूके ट्रिपल एस सी विद एनके पर। तो आज मैं आप सभी को कराऊंगा हरिद्वार जनपद के बारे में विस्तृत अध्ययन। हरिद्वार जनपद के बारे में एक एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि उत्तराखंड के हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने उत्तराखंड जिला दृष्टि की ओर से। तो हमारे पास क्वेश्चन आता है ये कि हरिद्वार जनपद की स्थापना कब हुई। तो हरिद्वार जनपद की स्थापना कब हुई हमारे पास 28 दिसंबर 1988। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ये कि हरिद्वार जनपद की स्थापना कब हुई। तो 28 दिसंबर 1988 को हरिद्वार जनपद की स्थापना हुई और हरिद्वार जनपद का जो हेड क्वार्टर है वो भी हरिद्वार ही है। तो क्वेश्चन पूछ लेगा वो कि हरिद्वार जनपद की स्थापना कब हुई। तो हरिद्वार जनपद की स्थापना 1988 में हरिद्वार जनपद की स्थापना हुई और हरिद्वार जनपद का मुख्यालय भी हरिद्वार ही है। तो ये हमारे पास दो क्वेश्चन हो गए। फिर तीसरा क्वेश्चन में बात करता है वो ये कि हरिद्वार जनपद का क्षेत्रफल कितना है। तो हरिद्वार जनपद का जो क्षेत्रफल है वो है 2360 किलोमीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन पूछ लेगा कि हरिद्वार जनपद का क्षेत्रफल कितना है। तो 2360 किलोमीटर स्क्वायर हरिद्वार जनपद का क्षेत्रफल है। तो क्वेश्चन पूछता है यहाँ से ये कि हरिद्वार का लिंगानुपात कितना है। तो हरिद्वार का जो लिंगानुपात है वो है 880। तो हरिद्वार का लिंगानुपात 880 हरिद्वार का लिंगानुपात है। और उत्तराखंड में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला भी हरिद्वार है। अगर क्वेश्चन वहाँ से एक पुटअप कर देता है कि उत्तराखंड में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। तो उत्तराखंड में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जो जिला है वो हमारे पास अल्मोड़ा है, जिसका 1139 मतलब कि 1139 इसका हमारे पास लिंगानुपात है। तो किसका हमारे पास लिंगानुपात है सर्वाधिक अल्मोड़ा का, और सबसे कम किसका है हरिद्वार का लिंगानुपात सबसे कम। तो क्वेश्चन पूछ लेता वो यही कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है अल्मोड़ा, और सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। तो सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला हमारे पास कौन सा है हरिद्वार। तो क्वेश्चन पूछ लेगा कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है अल्मोड़ा, और सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है हरिद्वार, जिसका लिंगानुपात कितना है 880। तो हरिद्वार का लिंगानुपात 880 और अल्मोड़ा का लिंगानुपात 1139 हमारे पास। तो दूसरा क्वेश्चन है कि हरिद्वार का जनघनत्व कितना है। तो हरिद्वार का जो जनघनत्व वो 801 है और सबसे अधिक जनघनत्व वाला जिला भी हरिद्वार है। तो क्वेश्चन पूछ लेगा कि सर्वाधिक या सबसे अधिक जनघनत्व वाला जिला कौन सा। तो सबसे अधिक जनघनत्व वाला जिला कौन सा है हरिद्वार है। और क्वेश्चन पूछता हूँ यहाँ से ये कि सबसे कम जनघनत्व वाला जिला कौन सा। तो वो है उत्तरकाशी, जिसका है 41 किलोमीटर मतलब कि 41 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो 41 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर किसका है उत्तरकाशी का, तो जो कि सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है। और सब सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है हमारे पास हरिद्वार मतलब कि जनघनत्व वाला। तो सर्वाधिक जनघनत्व वाला जनपद कौन सा हमारे पास हरिद्वार, तो जिसका कितना है 801 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये पूछता है कि हमारे पास हरिद्वार की दशकीय वृद्धि दर कितनी है। तो हरिद्वार की जो दशकीय वृद्धि दर है, तो हरिद्वार की दशकीय वृद्धि दर हमारे पास कितनी है। तो 30.63%। तो 30.63% हमारे पास हरिद्वार की दशकीय वृद्धि दर है। और साक्षरता दर हमारे पास 73.43%। मतलब कि उत्तराखंड में हमारे पास जो हरिद्वार जनपद है उसकी साक्षरता 73.43%। और वन क्षेत्रफल की अगर हम बात करते हैं हरिद्वार की तो 26.69%। तो 26.69% हरिद्वार जनपद का हमारे पास वन क्षेत्रफल है, जो कि दूसरे क्रम में आता है। मतलब कि सबसे कम हमारे पास वन क्षेत्रफल किसका है उधम सिंह नगर का, उससे कम वन क्षेत्रफल किसका मतलब कि उससे ज़्यादा वन क्षेत्रफल फिर किसका है हमारे पास हरिद्वार का। तो क्वेश्चन पूछ लेगा कि सबसे कम वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है उधम सिंह नगर। फिर उसके बाद हमारे पास सबसे कम तो वो हो गया, फिर उससे ज़्यादा कौन सा हो गया हरिद्वार, तो जिसका कितना है 26.69% हमारे पास इसका वन क्षेत्रफल है। अगर हम हरिद्वार जनपद के प्राचीन नाम की बात करें तो इसका नाम माया क्षेत्र, मायापुरी, मयूरपुर, कायोपिल, कुपिला, कपिलाश्रम, देवद्वार, शिव की राजधानी। अगर हम इसकी प्राकृतिक सीमा की या राजनीतिक सीमा की इसकी बात करें तो ये उत्तर प्रदेश राज्य से अपनी सीमा बनाता है और देहरादून जनपद से अपनी सीमा बनाता है और पौड़ी गढ़वाल जनपद से भी अपनी सीमा बनाता है।
तो क्वेश्चन पूछ लेता है कि प्राचीन नाम क्या है इसकी, क्या नहीं। तो अगर हम बात करते हैं हरिद्वार के उपनाम की, तो हरिद्वार के उपनाम क्या है? गंगा द्वार, हर की पैड़ी, हरिद्वार, स्वर्ण द्वार, कुंभ नगरी, सेतु नगर, उत्तर भारत का केरल, पूर्व का वेनिस, तीर्थ नगरी, चारों धामों का द्वार, संस्कृत नगरी। क्वेश्चन ये हमारे पास एग्जाम में आया हुआ है एक बार, यूके ट्रिपल एससी ने पूछा था कि उत्तर भारत का केरल किस जनपद का उपनाम है। तो उत्तर भारत का केरल किस जनपद का उपनाम है? हरिद्वार जनपद का। और पूर्व का वेनिस किसका उपनाम है? हरिद्वार का। कुंभ नगरी किसको कहा था? हरिद्वार को। तीर्थ नगरी किसको कहा था? हरिद्वार को। सेतु नगर किसे कहा था? हरिद्वार को। चारों धामों का द्वार किसे कहा था? हमारे पास हरिद्वार को। तो ये हमारे पास मैंने आपको जो है इसके उपनाम बताए, तो आपको उपनाम नोट कर लेने हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं हमारे पास सारे पॉइंट इसके। हरिद्वार जनपद के उपनाम भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो फिर इसके बाद की हम बात करते हैं हम अपने इस हरिद्वार में। तो ये मैंने भी आपको बताया कि हरिद्वार जनपद मतलब कि हरिद्वार जनपद के प्राचीन नाम हमारे पास क्या है। तो हरिद्वार जनपद के हमारे पास प्राचीन नाम क्या है? मैंने आपको बताया माया क्षेत्र, मायापुरी, मयूरपुर, काउपिल, कोपिला, कपिलाश्रम, देवद्वार, शिव की राजधानी। और प्राकृतिक सीमा मैंने आपको बताया उत्तर प्रदेश से लगती है, देहरादून से लगती है और पौड़ी गढ़वाल से इसकी सीमा लगती है। अगर हम इसके भौगोलिक विस्तार की इसकी हम बात करें तो इसका भौगोलिक विस्तार कितना है? तो इसका भौगोलिक जो विस्तार है हमारे पास उत्तरी अक्षांश अगर देखें तो 29 डिग्री हमारे पास 58 मिनट उत्तरी अक्षांश है और 78 डिग्री 13 मिनट पूर्वी देशांतर हमारा मतलब कि हरिद्वार से लगता है। और इसके हरिद्वार के उपनाम की बात करें गंगा द्वार, हर की पैड़ी, हमारे पास हरिद्वार, स्वर्ण द्वार, कुंभ नगरी, सेतु नगर, उत्तर भारत का केरल, पूर्व का वेनिस, तीर्थ नगरी, चारों धामों का द्वार और हमारे पास संस्कृत नगरी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उत्तर भारत का केरल किसे कहा था? तो उत्तर भारत का केरल किसे कहा था? हरिद्वार को। कुंभ नगरी किसे कहा था? हरिद्वार को। और हमारे पास मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये भी हमारे पास मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बैठता है कि पूर्व का वेनिस, तो पूर्व का वेनिस किसे कहा था? हरिद्वार को ही कहा जाता है। अगर मैं बात करता हूँ हरिद्वार में हमारे पास विकास खंड कितना है, तो हरिद्वार में हमारे पास जो विकास खंड है वो 6 विकास खंड है। रुड़की, भगवानपुर। अगर मैं बात करता हूँ इसमें हमारे पास कुल कितने विकास खंड मतलब कि ब्लॉक, तो ब्लॉक कितने हमारे पास इसमें 6 ब्लॉक हैं। और हमारे पास तहसील हमारे पास कितनी है इसमें? हमारे पास तहसील इसमें 5 तहसील है हमारे पास इसमें। और हमारे पास जो विधानसभा की जो सीटें हैं, तो विधानसभा की जो सीट है वो हमारे पास कितनी है? वो 11 विधानसभा की सीट है। तो अगर मैं इसमें विकास खंड की बात करूँ या ब्लॉक की बात करूँ तो हमारे पास कितने ब्लॉक है हरिद्वार में? 6 ब्लॉक। रुड़की, भगवानपुर, नारसन, भादराबाद, लक्सर, खानपुर। और तहसील की अगर मैं बात करूँ हरिद्वार, लक्सर, रुड़की, भगवानपुर, नारसन, ये इसमें 5 तहसील है। विधानसभा क्षेत्र की बात करूँ तो हमारे पास उत्तराखंड में सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला भी कौन सा है? हरिद्वार जनपद ही है। तो कितनी कितनी उसकी विधानसभा की सीटें हैं? 11 विधानसभा की सीटें। रुड़की, मंगलौर, पिरानकलियर, भेल, ज्वालापुर, हरिद्वार, झबरेड़ा, भगवानपुर, हरिद्वार ग्रामीण, लक्सर, खानपुर। जिनमें से हमारे पास 3 एससी की सीटें आरक्षित है। कहाँ पर? हरिद्वार जनपद में। कौन सी है? नंबर 1 तो हमारे पास ज्वालापुर है, ज्वालापुर, जिसमें सुरेश राठौड़, ठीक है ना, झबरेड़ा, भगवानपुर, ममता राकेश, ठीक है ना। तो ये हमारे पास 3 सीटें जो कि एससी के लिए आरक्षित है। और सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जनपद कौन सा है? हरिद्वार ही है। तो इतने महत्वपूर्ण पॉइंट आपको कंप्लीटली हो गए होंगे। तो इसके बाद की मैं बात करता हूँ, जैसे कि हमारे पास यही पॉइंट है, मैंने कहा आपको अभी, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि हरिद्वार में हमारे पास विकासखंड, तो हरिद्वार में हमारे पास कितने विकासखंड है? 6, 5 तहसीलें और हमारे पास विधानसभा की 11 सीटें हैं। तो ये मैंने भी आपको बताया कि रुड़की, भगवानपुर, नारसन, भादराबाद, लक्सर, खानपुर। और हमारे पास हरिद्वार, लक्सर, रुड़की, भगवानपुर, नारसन, ये हमारे पास 5 तहसीलें। और रुड़की, पिरान, कलियर, ज्वालापुर, झबरेड़ा और भगवानपुर, ये मैंने आपको ये 3 जो बताइए एससी के लिए आरक्षित है। ज्वालापुर, झबरेड़ा, भगवानपुर। क्वेश्चन ये पूछ सकता है वो निम्नलिखित में से कौन सी हरिद्वार में विधानसभा की सीट एससी के लिए आरक्षित नहीं है? तो एससी के लिए आरक्षित नहीं है तो वो तीन तीन दे देगा, एक अलग दे देगा वो। जैसे मैंने कहा ज्वालापुर, झबरेड़ा, भगवानपुर, ये 3 दे दी। एक उसने दे दिया हमारे पास
रुड़की। तो हमारे पास जो रुड़की होगा उसका आंसर फिर रुड़की आ जाएगा, क्योंकि इसने कहा कि निम्नलिखित में से कौन सी हरिद्वार में विधानसभा की सीट एससी के लिए आरक्षित नहीं है। तो नहीं है में हमारे पास क्या आ जाएगा फिर उसमें जो भी हमारे पास 3 हमको याद करना, ज्वालापुर, झबेड़ा, भगवानपुर, ये एससी के लिए आरक्षित है, बाकी सब हमारे पास अदर है। और सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला भी कौन सा है हमारे पास, वो भी हरिद्वार जनपद ही है। तो फिर इसके बाद की मैं बात करता हूँ हरिद्वार के महत्वपूर्ण फैक्ट। तो हरिद्वार के जो महत्वपूर्ण फैक्ट है इनके बारे में हम बात करते हैं। देखिए, तो जो महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट फैक्ट है तो हरिद्वार जनपद, तो हरिद्वार जनपद की अगर हम बात करते हैं तो हरिद्वार जनपद का हमारे पास इसमें क्या है, देखो जो हरिद्वार है ये हरिद्वार शिवालिक श्रेणी की बिल व नील पर्वतों के मध्य गंगा के दाहिनी तट पर स्थित है। तो क्वेश्चन पूछ लेगा वो कि हरिद्वार किस श्रृंखला या निम्नलिखित में से हरिद्वार किस श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो हरिद्वार किस श्रेणी के अंतर्गत आता है, हरिद्वार शिवालिक श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो क्वेश्चन पूछ लिया गया कि हरिद्वार किस श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो हरिद्वार किस श्रेणी के अंतर्गत आता है, शिवालिक श्रेणी के, और किन पर्वतों के मध्य, बिल व नील पर्वतों के मध्य स्थित है, जो कि गंगा के दाहिनी तट पर स्थित है। और यहीं से क्या होता है, गंगा मैदान में उतरती है। वैसे तो गंगा देखो हमारे पास देवप्रयाग से अलकनंदा, जहाँ से हमारे पास मैंने कहा देवप्रयाग है, तो देवप्रयाग की अगर मैं बात करूँ तो देवप्रयाग से ही हमारे पास इसका नाम तो गंगा पड़ जाता है, मगर ये फिर भी वहाँ पर तो पर्वत से होके आती है, पहाड़ों से होकर आती है। तो ये जो गंगा उतरती है मैदान में, तो गंगा मैदान में उतरती है, हरिद्वार से गंगा मैदान में उतरती है। तो क्वेश्चन पूछ लेगा वो निम्नलिखित में से गंगा मैदान में कहाँ से उतरती है। तो गंगा मैदान में कहाँ से उतरती है, हरिद्वार से उतरती है। फिर दूसरा क्वेश्चन ये भी मैंने आपको बताया था, ये भी कि जो हरिद्वार जनपद, तो हरिद्वार जनपद का हमारे पास हरिद्वार जनपद की स्थापना हमारे पास कब हुई थी, 28 दिसंबर 1988। तो 28 दिसंबर 1988 को हरिद्वार जनपद की स्थापना हुई थी, जो कि उस समय हमारे पास क्या था, ये सहारनपुर मंडल में शामिल था। तो उस समय सहारनपुर मंडल में शामिल था, और इसको हमारे पास जब हमारा उत्तराखंड बना, तो जब उत्तराखंड बना तो उसके द्वारा ही इसको सन 2000 में इसको उत्तराखंड का एक जनपद घोषित कर दिया गया था। तो हमारे पास क्वेश्चन पूछ लेगा हरिद्वार जनपद की स्थापना कब हुई, 28 दिसंबर 1988 को, और ये किस मंडल में शामिल था, ये सहारनपुर मंडल में शामिल था। इसको कब शामिल किया गया, सन 2000 में हरिद्वार में इसको शामिल किया गया था। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि शिव के उपासक जो केदारनाथ की यात्रा पर जाते हैं, तो जो शिव के उपासक जो केदारनाथ की यात्रा पर जाते हैं, तो इसे शिव से जोड़ते हैं हरद्वार कहते हैं। देखो हरद्वार, हर का मतलब हमारे पास महादेव, और हमारे पास हरि का मतलब विष्णु। तो 2 क्वेश्चन बन के, शिव के उपासक जो केदारनाथ की यात्रा पर जाते हैं, इसे शिव से जोड़ते हुए क्या बोलते हैं, हरद्वार कहते हैं। तथा वैष्णव मत वाले यात्री जो बद्रीनाथ की यात्रा पर जाते हैं वह उसे हरिद्वार कहते हैं। नंबर 1, वैष्णव मत वाले यात्री क्या कहते हैं, हरिद्वार कहते हैं, और शिव के उपासक इसको क्या कहते हैं, हरिद्वार। तो 2 क्वेश्चन हमारे पास फैक्ट बन गए कि शिव के उपासक जो केदारनाथ की यात्रा पर जाते हैं वैसे क्या कहते हैं, हरिद्वार कहते हैं, और वैष्णव मत वाले यात्री इसको क्या कहते हैं, हरिद्वार कहते हैं। तो फिर इसके बाद की अगर हम बात करते हैं कि पुराणों व संस्कृत साहित्य में से गंगा द्वार, देवताओं का द्वार, तीर्थ नगरी, स्थलों का प्रवेश द्वार, चारों धामों का द्वार, स्वर्ग द्वार, मायापुरी आदि नामों से इसे जाना जाता है। जैसे कि भी मैंने आपको इसमें पीछे भी अभी बताया था कि हरिद्वार, सोनद्वार, कुंभ नगरी, सेतु नगर, उत्तर भारत का केरल, पूर्व का वेनिस, तीर्थ नगरी, चारों धामों का द्वार, संस्कृत नगरी, गंगा द्वार, हर की पैड़ी, हमारे पास माया क्षेत्र, मायापुरी, मयूरपुर, काउपिल, कुपिला, कपिलाश्रम, देवद्वार, शिव की राजधानी, ये इसके हमारे पास पुराणों और संस्कृत साहित्य में इसके अनेकों नाम बताए गए हैं। तो फिर अगर मैं बात करता हूँ रामायण काल, तो रामायण काल से पूर्व एक यहाँ कपिल मुनि का आश्रम था। तो रामायण काल से पूर्व यहाँ एक कपिल मुनि का आश्रम था, जिसमें सूर्यवंशी राजा सगर के अश्वमेघ यज्ञ के घोड़े को इंद्र ने चुपके से बांध दिया था। और जो ये सगर के वंशज थे, सगर के वंशज क्वेश्चन था, सगर के वंशज कौन थे, तो भागीरथ थे। तो सगर के वंशज कौन थे, भागीरथ थे। इसकी एक छोटी सी कहानी भी, जैसे कपिल थे
हमारे पास। तो ये अपने ध्यान में ध्यान कर रहे थे, यहाँ तपस्या कर रहे थे, मगर जो जो इंद्र थे इन्होंने चुपके से यहाँ पर मतलब कि घोड़ा, देखो अश्वमेध यज्ञ का मतलब ये था, जो घोड़े को अगर बांध लेगा या पकड़ लेगा तो उसे उसके साथ युद्ध लड़ना पड़ता है, उसी को कहा था अश्वमेध यज्ञ कहा जाता है। तो इतना आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन आ जाएगा कि निम्नलिखित में से कपिल मुनि के आश्रम में चुपके से घोड़ा किसने बांधा था। तो चुपके से घोड़ा किसने बांध दिया था, इंद्र ने चुपके से घोड़ा बांध दिया था। क्वेश्चन पूछा कि सगर के वंशज कौन थे। तो सगर के वंशज कौन थे, भागीरथ इसके या भागीरथ इसके वंशज थे। नेक्स्ट फिर हमारे पास इसमें पॉइंट कि कपिल मुनि के नाम पर ही, तो कपिल मुनि के नाम पर ही अगर मैं इसमें बात करता हूँ ये, तो कपिल मुनि के नाम पर, तो कपिल मुनि के नाम पर ही हरिद्वार को कपिला कहा था। तो क्वेश्चन पूछता कि कपिल मुनि के नाम पर इसको क्या कहा जाता है। तो कपिल मुनि के नाम पर इसको हमारे पास क्या कहा था, कपिला कहा जाता है। तो एक क्वेश्चन बन गया कि कपिल मुनि के नाम पर ही इसको क्या कहा जाता है। तो कपिल मुनि के नाम पर इसको कपिला कहा था। और हरिद्वार क्षेत्र का जो वन है वो खांडव वन के नाम से प्रसिद्ध था। तो क्वेश्चन पूछ लेगा कि हरिद्वार क्षेत्र का वन किस नाम से प्रसिद्ध हुआ था। तो हरिद्वार क्षेत्र का वन वो किस नाम से प्रसिद्ध हुआ था, वो खांडव वन, तो खांडव वन के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। जिसमें क्या हुआ था, जो पांडव थे अपने अज्ञातवास के दौरान छिपकर रहे थे। और फिर यहीं पर ही क्या हुआ, जो सप्तऋषियों द्वारा, तो सप्तऋषियों द्वारा इस स्थान पर तप करने के कारण यहाँ हरिद्वार से गंगा को 7 धाराओं में होकर बहना पड़ा था। मतलब कि क्वेश्चन पूछ लेगा वो कि सप्तऋषियों द्वारा किस स्थान पर तप करने के कारण कहाँ से गंगा को 7 धाराओं में होकर बहना पड़ा था। तो कहाँ से होकर बहना पड़ा था, हरिद्वार से। तो सप्तऋषियों द्वारा इस स्थान पर तप करने के कारण यहाँ मतलब कहाँ पर, हरिद्वार, क्योंकि पॉइंट हमारे पास क्या चल रहा है, हरिद्वार। तो इसका मतलब हो गया हमारे पास क्या, कि हरिद्वार को गंगा को 7 धाराओं में होकर बहना पड़ा था ये। तो अगर फिर मैं इसकी और भी बात करता हूँ, इसमें हमारे पास इतिहासकारों ने क्या किया, यहाँ हरिद्वार को 11वें मार्दभांड, मतलब कि हमारे पास अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो ये हमारे पास 11वें तो 11वें मार्दभांड, तो 11वें मार्दभांड संस्कृति वाला नगर माना। तो क्वेश्चन पूछता निम्नलिखित में से किस जनपद को 11वें मार्दभांड संस्कृति वाला नगर माना गया है। तो किसको माना गया, हरिद्वार को ही माना गया है। और प्रथम ग्रंथों के अनुसार, तो मैं इसकी अगर बात करता हूँ, जैसे कि भी मैंने आपको बताया, इसी में देखो पॉइंट मैंने अभी आपको बता कि कपिल मुनि के नाम पर हरिद्वार को क्या कहा था। तो कपिल मुनि के नाम पर हरिद्वार को क्या कहा था, कपिला कहा जाता है। और हरिद्वार क्षेत्र का वन जो है वो खांडव वन के नाम से प्रसिद्ध है। तो मैंने आपको एक क्वेश्चन बताइए अभी आपको कि कपिल मुनि के नाम पर हरिद्वार को क्या कहा था। तो कपिल मुनि के नाम पर हरिद्वार को क्या कहा था, कपिला कहा था। और हरिद्वार क्षेत्र का वन किस नाम से प्रसिद्ध हुआ था, खांडव वन के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। जिसमें अपने क्या था, पांडव अपने अज्ञातवास के दौरान छिपकर रहे थे। मैंने अभी आपको ये बता कि सप्तऋषियों द्वारा इस स्थान पर तप करने के कारण यहाँ मतलब हरिद्वार में गंगा को 7 धाराओं में होकर बहना पड़ा था। तो इतिहासकारों ने 11वें मर्दभांड संस्कृति वाला नगर किसको माना है, वो भी हरिद्वार को माना। तो अगर मैं इसकी बात करूँ डेट की, तो 1200 ईसा पूर्व से लेकर 1700 वर्ष के मध्य इसको माना गया है। और प्रथम जो जैन ग्रंथों के अनुसार की अगर मैं बात करूं, तो जैन ग्रंथों के अनुसार 1000 वर्ष पूर्व प्रथम जैन तीर्थंकर जिनका नाम भगवान आदिनाथ या जिनको कहा था ऋषभदेव। तो क्वेश्चन पूछ लेगा वो ये भी कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे। तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, भगवान आदिनाथ, या भगवान आदिनाथ ना देकर वो ये भी कह सकता ऋषभदेव, क्योंकि जैन धर्म के जो संस्थापक है वो भी हमारे पास ऋषभदेव ही है। तो इसमें कुछ स्टूडेंट को कन्फ्यूज ये भी होता है कि जिसके संस्थापक तो महावीर स्वामी है, क्योंकि महावीर जो स्वामी है वो वास्तविक संस्थापक है जो कि 24वें हुए। और जैन ग्रंथ के जो संस्थापक, अगर क्वेश्चन पूछा जैन धर्म के संस्थापक हो ना, तो हमारे पास ऋषभदेव, या हमारे पास दूसरा नाम इनका भगवान आदिनाथ था। तो इसी की हम बात करते हैं। तो जैन ग्रंथों के अनुसार 1000 वर्ष पूर्व प्रथम जैन तीर्थंकर कौन थे, भगवान आदिनाथ ने मायापुरी हरिद्वार में रहकर तपस्या की थी। ये क्वेश्चन हो गया। तो अब मैं बात करता हूँ आज से लगभग 2056, तो आज से लगभग 2056,
56 वर्ष पूर्व उज्जैन के एक राजा थे जिनका नाम है राजा विक्रमादित्य। तो राजा विक्रमादित्य के बड़े भाई जिनका नाम था राजा भर्तहरि। तो राजा भर्तहरि ने हरिद्वार के शिवालिक श्रेणी पर तपस्या की तथा 2 महान ग्रंथों नीति शतक व वैराग्य शतक की रचना की थी। नंबर 1 क्वेश्चन पूछता वो निम्नलिखित में से भर्तहरि, इसके बारे में पॉइंट बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या पूछेगा वो, निम्नलिखित में से भर्तहरि ने हरिद्वार में किन 2 महान ग्रंथों की रचना की थी। तो हरिद्वार में किन 2 महान ग्रंथों की रचना की थी, नीति शतक व वैराग्य शतक की रचना की थी। नंबर 1 कि निम्नलिखित में से राजा विक्रमादित्य के बड़े भाई ने किस स्थान पर रहकर तपस्या की, शिवालिक श्रेणी पर रहकर तपस्या की। शिवालिक श्रेणी कहाँ में पड़ता है, हरिद्वार में पड़ता है। पूरा हरिद्वार किस श्रेणी के अंतर्गत आता, शिवालिक श्रेणी के अंतर्गत आता। भर्तहरि ने अपने बड़े भाई की याद में यहाँ पर क्या करा था, हरिद्वार के अंदर ही 7 सीढ़ियों या पैड़ियों का या पौड़ियों का निर्माण कराया था। तो 7 सीढ़ियों या 7 पौड़ियों का निर्माण कहाँ कराया गया, वो भी हरिद्वार में कराया गया। दूसरा क्वेश्चन कि भर्तहरि ने शिवालिक श्रेणी या हरिद्वार में किन 2 महान ग्रंथों की रचना की, नीति शतक व वैराग्य शतक की रचना की थी। फिर एक और क्वेश्चन वो यहाँ से ये भी पूछ सकता है कि राजा भर्तहरि की याद में राजा विक्रमादित्य ने गंगा पर पौड़िया सीढ़ियों का निर्माण करा जिसे भर्तहरि की पैड़ी कहा था और वर्तमान में यही स्थान हर की पौड़ी हो गया है। और विक्रमादित्य द्वारा हरिद्वार में बनवाया गया एक भवन भी था जिसको बोला जाता था डाट वाली हवेली, हरिद्वार के पास ही स्थित है। ये भी क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन पूछ लेगा कि डाट वाली हवेली कहाँ पर, तो डाट वाली हवेली कहाँ पर है, तो डाट वाली हवेली भी हमारे पास है। डाट वाली हवेली, तो डाट वाली हवेली कहाँ पर, तो डाट वाली हवेली भी हमारे पास हरिद्वार में स्थित है। एक क्वेश्चन आया था ये कि निम्नलिखित में से चीनी यात्री हवेनसांग हरिद्वार कब आया। तो चीनी यात्री हवेनसांग कब आया, तो चीनी यात्री हवेनसांग हमारे पास आया 634 ईस्वी में। तो 634 ईस्वी में हमारे पास हवेनसांग हमारे पास हरिद्वार आया और हरिद्वार को इसने क्या कहा था, हरिद्वार को इसने कहा था मोयूलो। तो मोयूलो का अर्थ होता मयूरपुर, ठीक है ना। और इसने गंगा को कहा था महाप्रदा। कहीं कहीं पर महाभ्रदा भी लिखा हुआ है और कहीं कहीं पर महाप्रदा भी लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन पूछ लेगा कि चीनी यात्री हवेनसांग 634 ईस्वी में हरिद्वार आया और हवेनसांग ने हरिद्वार नगर को मोयूलो तथा गंगा को महाप्रदा कहा और मोयूलो का अर्थ होता मयूरपुर होता। ये हो गया हमारे पास। जैसे कि मैंने अभी आपको इसमें बता दिया है, वैसे तो ये पूरा पॉइंट ही ये इसकी मैं बात करता हूँ आपसे, ये कि राजा भर्तहरि मैंने अभी आपको बताया चीनी यात्री हवेनसांग। तो चीनी यात्री हवेनसांग कब आए, 634 में। और इसने क्या कहा, हरिद्वार को मोयूलो कहा और गंगा को क्या कहा, महाभ्रदा या महाप्रदा का। और मोयूलो का अर्थ क्या होता, मयूरपुर होता। अब मैं बात करता हूँ, देखो ये बहुत बड़ा कन्फ्यूज है, 1398 इसका आंसर होता, मगर बुकों में कहीं कहीं पर 1399 भी दिया हुआ है। कौन सा, जैसे कि मैंने कहा कि तैमूरलंग हरिद्वार कब आया, तो तैमूरलंग जो हरिद्वार आया था वो हमारे पास आता 1398 ईस्वी में। मगर ऑप्शन में क्या तो 1398 हमें मिलेगा या 1399 ही ऑप्शन में मिलेगा। दोनों में से एक ही ऑप्शन में मिलता है, दोनों ऑप्शन में नहीं दिए जाते। अगर दोनों ऑप्शन में जाते तो आप प्रेफरेंस किसको दोगे, आप 1398 को प्रेफरेंस दोगे, जो कि इसका आंसर 1398 ही आता है। तो क्वेश्चन पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से तैमूरलंग हरिद्वार कब आया। तो तैमूरलंग हरिद्वार कब आया, 1398 ईस्वी में तैमूरलंग हरिद्वार आया। और तैमूरलंग के इतिहासकार सरुद्दीन ने हरिद्वार को कायोपिल या कुपिला कहा है। तो क्वेश्चन कई बार पूछ लेता हो कि निम्नलिखित में से तैमूरलंग हरिद्वार आया। तो तैमूरलंग हरिद्वार कब आया, 1398 ईस्वी में। तैमूरलंग के किस इतिहासकार ने हरिद्वार को कायोपिल या कुपिला कहा, हमारे पास किस इतिहासकार ने, सरुद्दीन ने। नेक्स्ट फिर पूछता हो कि अकबर काल के इतिहासकार अबुल फजल
मतलब कि डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेगा कि आईने अकबरी पुस्तक के लेखक कौन है, तो आईने अकबरी पुस्तक के लेखक कौन है, अबुल फजल है। और ये किसके इतिहासकार थे, अकबर के, मतलब कि ये हमारे पास किसके इतिहासकार हो गए, अकबर। तो हमारे पास इतिहासकार हो गए अकबर के, और अबुल फजल आईने अकबरी में माया ही हरिद्वार के नाम से जानी जाती है। और अबुल फजल के अनुसार अकबर की रसोई में जो गंगा जल ही प्रयुक्त होता था, जो हरिद्वार से बड़े बड़े घड़ों में जल जाता था। क्वेश्चन देखो कई तरीके से पूछा जाता। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के दरबार में हरिद्वार से बड़े बड़े घड़ों में जल जाता था, तो अकबर के। दूसरा क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस पुस्तक में लिखा गया है कि हरिद्वार से बड़े बड़े घड़ों में जल जाता था, तो आईने अकबरी पुस्तक के लेखक कौन है, अबुल फजल किसके इतिहासकार है, अकबर के इतिहासकार है। तो कई तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है फिर, तो अगर हम इसकी बात करते हैं, देखो ये हमारे पास, तो मैं बात करता हूँ इसी की। तो अकबर के सेनापति का क्या नाम था, अकबर के सेनापति का नाम था मान सिंह। तो क्वेश्चन पूछ लेगा कि अकबर के सेनापति का क्या नाम था, तो अकबर के सेनापति का नाम मान सिंह ने हरिद्वार की हर की पौड़ी का जीर्णोद्धार, देखो जीर्णोद्धार आप सभी जानते हो जिसको बोलते हैं मरम्मत कराना, ठीक ना। तो जीर्णोद्धार को क्या कहा था, मरम्मत। तो आप इसको ब्रैकेट में करके लिख भी सकते हो, मरम्मत, ठीक ना, मरम्मत। तो आप इसको लिख सकते हो मरम्मत। अकबर के सेनापति मान सिंह ने हरिद्वार हर की पौड़ी का जीर्णोद्धार करा और आधुनिक हरिद्वार की नींव रखी गई थी। तो क्वेश्चन पूछ लेता, निम्नलिखित में से किसके इतिहासकार ने हरिद्वार की आधुनिक नींव रखी, या आधुनिक हरिद्वार की नींव किसने रखी, तो अकबर के सेनापति मान सिंह ने रखी। दूसरा क्वेश्चन, मान सिंह ने हरिद्वार की धारा के मध्य एक अष्टकोणी स्तंभ बनाकर साधना स्थल के रूप में प्रयोग किया, और इसे साधु को बनवाकर इसको क्या कर दिया, उसको लिख कर दान दे दिया था। इतना तो क्वेश्चन नहीं पूछा था, मगर ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा वो कि अष्टकोणी स्तंभ का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था, तो अष्टकोणी स्तंभ का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, मान सिंह। और कहाँ करवाया गया था, गंगा की धारा के मध्य इसका निर्माण कराया गया था। तो क्वेश्चन बनेगा कि आधुनिक हरिद्वार की नींव किसने रखी, तो आधुनिक हरिद्वार की नींव किसने रखी, हमारे पास मान सिंह ने रखी। और अष्टकोणी स्तंभ का निर्माण किसने करा, मान सिंह ने करा। और हमारे पास अष्टकोणी स्तंभ का निर्माण मान सिंह ने किस धारा के मध्य करा, गंगा धारा के मध्य कराया। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारे पास। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ लेता हमारे पास कि ये 1608 में, तो 1608 में हमारे पास मतलब कि जो जहांगीर के शासनकाल में पहला यूरोपियन यात्री आया, तो पहला यूरोपियन यात्री कौन आया हमारे पास, पहला यूरोपियन यात्री आ गया हमारे पास टॉम कारियाट भी बोलते हैं और इसको टॉम कारियाट भी बोलते हैं। हरिद्वार आया और इसने हरिद्वार को शिव की राजधानी कहा। देखो कितना मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बैठता है ये कि हरिद्वार को किसने शिव की राजधानी कहा था, तो हरिद्वार को किसने शिव की राजधानी कहा, टॉम कारियाट ने कहा। और टॉम कारियाट हरिद्वार कब आया, 1608 में हरिद्वार आया। तो क्वेश्चन कई तरीके से आ गया। दूसरा क्वेश्चन एक ये भी बनेगा कि पहला यूरोपियन यात्री टॉम कारियाट हरिद्वार कब आया, 1608 में। टॉम कारियाट किसके शासनकाल में हरिद्वार आया, जहांगीर के शासनकाल में हरिद्वार को शिव की राजधानी किसने कहा, टॉम कारियाट ने कहा। तो कई तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। फिर अगर मैं बात करता हूँ इसकी कि रामानंद 1400 से लेकर 1470 के आगमन के पश्चात रामावत संप्रदाय ने यहाँ मतलब कि वैष्णव लहर ने हरिद्वार को हिंदुओं के प्रमुख तीर्थ स्थल के रूप में पहचान दिलाई है। तो ये क्वेश्चन तो इतना खास नहीं है, तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट बैठता है। अब ये जो मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ कि गोरखाओं के शासनकाल में हरिद्वार को दासों का बिक्री केंद्र बन गया था। यह क्वेश्चन पूछ रहा है डायरेक्टली है कि निम्नलिखित में से गोरखाओं के शासनकाल में हरिद्वार दासों का बिक्री केंद्र बन गया था, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान है। तो कौन सा स्थान था हमारे पास, भीमगोड़ा। तो भीमगोड़ा में हमारे पास क्या होता था, दासों की बिक्री होती थी। और किसके शासनकाल में होती थी, हमारे पास गोरखाओं के शासनकाल में दासों की बिक्री का केंद्र हरिद्वार बन गया था। फिर इसके बाद तो हमारे पास हम इसकी बात करते हैं अलेक्जेंडर। तो अलेक्जेंडर पूरा नाम है सर अलेक्जेंडर कनिंघम, जो कि ब्रिटिश सरकार द्वारा संचालित आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर थे। और इन्होंने क्या काम किया, 1862 से 1865
1862 से 1865 के बीच हरिद्वार का पुरातात्विक सर्वेक्षण भी इन्होंने ही किया था। अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो हरिद्वार में इन्होंने कई सर्वेक्षण किया। इन्होंने क्या काम किया, गंगा द्वार का सर्वेक्षण किया, हर की पौड़ी का सर्वेक्षण किया, माया देवी मंदिर का सर्वेक्षण किया, भैरव मंदिर का, नारायण बली का, राजा वैन का किला तब के प्रमुख स्थल थे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि राजा वैन का किला कहाँ पर है, तो राजा वैन का किला कहाँ पर है, ये हमारे पास हरिद्वार में स्थित है। तो राजा वैन का किला कहाँ हो गया, हरिद्वार में स्थित है। और यहाँ पर सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने ना यहाँ सरवणनाथ मंदिर में बोधि वृक्ष के नीचे समाधि स्थल में बुद्ध की प्रतिमा भी मिली है, जो कि किसके बारे में दर्शाती है कि यहाँ मतलब कि जहाँ पर हमारे पास बुद्ध पूर्णिमा के दिन काफ़ी भीड़ भी होती है हरिद्वार के अंतर्गत। वहाँ पर सरवणनाथ मंदिर में बोधि वृक्ष के नीचे एक समाधि स्थल में बुद्ध की प्रतिमा मिली है, प्रतिमा मतलब कि मूर्ति मिली है। और हरिद्वार को चारों धामों का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछता है कि चार धाम कौन कौन से हमारे पास, तो हमारे पास हरिद्वार से ही चारों धाम हमारे पास यहीं से स्टार्ट होते हैं। चारों धामों की यात्रा हरिद्वार से, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये हमारे पास उत्तराखंड के चार धाम है ये हमारे पास। और महात्मा गांधी क्या हुआ, देखो यहाँ 1915 तथा 1927 में हरिद्वार की यात्राएं की। और प्रत्येक वर्ष मतलब कि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ हमारे पास कावड़ मेले का आयोजन भी होता है। और प्रत्येक 12 वर्ष में यहाँ एक कुंभ मेले का आयोजन होता है। और प्रत्येक 6 वर्षों में यहाँ एक अर्ध कुंभ मेले का आयोजन भी होता है। जो मैंने अभी आपको बताया ये पूरा का पूरा इसमें दिया हुआ है। तो एक बार हम इसे रिकॉल कर सकते हैं कि हरिद्वार को चारों धामों का प्रवेश द्वार कहा जाता है। और महात्मा गांधी 1915 और 1927 में हरिद्वार की यात्रा की। और प्रति 12 वर्ष में यहाँ कुंभ मेले का आयोजन होता है। और अब की बार 2021 में कुंभ मेला लगेगा और 6 वर्षों में अर्ध कुंभ मेले का आयोजन होता। और उर्स मेला या कवद मेला भी हरिद्वार में लगते। कवद मेला और कावड़ मेला भी कहाँ पर लगता है, वो भी हरिद्वार में ही लगता है। तो मैं एक बार जितना मैंने आपको ये पढ़ा है तो एक बार मैं इसको आपको रिकॉल कर देता हूँ, इसको पूरे को जितना मैंने अभी आपको कराया है। देखिए एक बार मैं आपको इसको रिकॉल कर देता हूँ। देखिए हरिद्वार जनपद, हमारे पास हरिद्वार जनपद मैंने अभी आपको बताया था। हरिद्वार जनपद की स्थापना कब हुई, हमारे पास 28 दिसंबर 1988। तो हरिद्वार जनपद की स्थापना कब हुई हमारे पास 28 दिसंबर 1988 को, 28 दिसंबर 1988। तो हरिद्वार जनपद की स्थापना कब हुई हमारे पास 28 दिसंबर 1988 को हमारे पास हरिद्वार जनपद की स्थापना हुई। और हरिद्वार जनपद का मुख्यालय क्या, वो भी हरिद्वार जनपद का मुख्यालय भी हरिद्वार ही है। और हरिद्वार जनपद का क्षेत्रफल कितना 2360 किलोमीटर स्क्वायर है। और उत्तराखंड में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, हरिद्वार है। कितना है 880। और सबसे अधिक जनघनत्व वाला जिला कौन सा है, हरिद्वार। कितना है 801 है। और हरिद्वार के देश की वृद्धि दर कितनी है 30.63% है। कितनी है 30.63% है। और हरिद्वार की साक्षरता कितनी है 73.43% है। और हरिद्वार का वन क्षेत्र पर कितना है 26.69% है। और हरिद्वार के प्राचीन नाम क्या है, माया क्षेत्र, मायापुरी, मयूरपुर, काउपिल, कुपिला, कपिलाश्रम, देवद्वार, शिव की राजधानी। अगर प्राकृतिक सीमा और राजनीतिक सीमा की बात करते उत्तर प्रदेश, देहरादून, पौड़ी गढ़वाल। और हरिद्वार के उपनाम मैंने भी आपको बताए थे, गंगा द्वार, हर की पैड़ी और हरिद्वार, स्वर्ण द्वार, कुंभ नगरी, पूर्व का वेनिस, तीर्थ नगरी, चार धामों का द्वार, संस्कृत नगरी, ये हरिद्वार के उपनाम है। और हमारे पास इसमें 5-6 विकासखंड, रुड़की, भगवानपुर, नारसण, भादराबाद, लक्सर, खानपुर, 5 तहसील, 11 विधानसभा सीटें, सर्वाधिक विधानसभा सीटें वाला जिला हरिद्वार, सर्वाधिक SC की सीटें विधानसभा की यहाँ पर हरिद्वार में कितनी सीटें हैं 3 है, जवालापुर, झबरेड़ा, भगवानपुर। और महत्वपूर्ण फैक्ट्स में मैंने आपको बताया था हरिद्वार शिवालिक श्रेणी के बिल व नील पर्वतों के मध्य गंगा के दाहिनी तट पर स्थित है। और हरिद्वार से ही गंगा मैदान में उतरती है। 1988 में हरिद्वार जनपद का स्थापना हुई थी, जो कि सहारनपुर मंडल में शामिल था। इसके बाद इसको हमारे पास सन 2000 में इसको हमारे पास उत्तराखंड में शामिल कर लिया गया था। और रामायण काल से पूर्व यहाँ कपिल मुनि का आश्रम था, जिसमें सूर्यवंशी राजा सगर के अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को इंद्र ने चुपके से बांध दिया था। सगर के वंशज भागीरथ थे। मैंने आपको सब कुछ अभी आपको इसमें बताया था,
ये मैंने आपको पूरा बताया था, आप इसको देख सकते हो, मैंने पूरा आपको ये बता दिया है। तो नेक्स्ट पार्ट मैं आपको दूंगा। तो अभी आपका हरिद्वार जनपद पूरा कम्प्लीटली नहीं हुआ है, तो अभी आपका हरिद्वार जनपद काफ़ी रह रहा है। तो अभी हरिद्वार प्रमुख धार्मिक पर्यटन स्थल भी है हमारे पास, और फिर इसके बाद हरिद्वार के प्रमुख आश्रम अखाड़े, फिर इसके बाद हम ये पढ़ेंगे। तो आप इसको पूरा कम्प्लीटली कर लीजिए। मैं आपको हरिद्वार जनपद कराऊंगा पूरा डिटेल से, और हमारे जब 13 के 13 ज़िले हो जाएंगे तो आपका उत्तराखंड का 50% सिलेबस कम्प्लीटली हो जाएगा। धन्यवाद।